नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। योग समाधान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है कृष्ण कुमार जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। उनकी एक संस्था चलती है जिसका नाम यूज वैली है। उनसे हम योग का इतिहास जानेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि कैसे उन्होंने योग का रास्ता अपनाया और लोगों को योग सिखाना शुरू किया। उनसे ही परिचय करवाते हैं। सबसे पहले कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, कैसे की है, और योग की तरफ जो आपका रुझान कैसे आया? देखिए, बेसिकली मेरा जो एजुकेशन है, मैं बीटेक हूँ, एक इंजीनियर हूँ और जॉब भी कुछ दिन तक मैंने किया था। जॉब करने के बाद अचानक से होता है ना, लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाना। तो बीमारियाँ बहुत दिनों से हम झेल रहे थे अपने शरीर में। तो अचानक किसी ने बताया कि आप योग करें। और फर्स्ट टाइम जब योग किया था तो बहुत सारी गलतियां थी मुझ में योग करते वक्त। खुद से कर रहे थे तो किसी ने बोला कोई इंस्ट्रक्टर ले लो। तो मैंने यहीं पतंजलि में एक दो योग टीचर हैं, उनसे मैंने जब प्रशिक्षण लिया तो काफ़ी अच्छा आनंददायक रहा वो पल मेरे लिए। उसके बाद फिर किसी तरीके से एक माहौल बना कि आप पतंजलि चले, हरिद्वार चले। ठीक है, तो हरिद्वार गए तो वहाँ पे हमें 7 दिन का प्रशिक्षण मिला। स्वामी रामदेव जी ने खुद उस 7 दिन हम लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से मतलब रहना सहना खाना पीना सब कुछ साथ में। जी से हाँ, बातचीत तो नहीं, लेकिन हाँ मिलना जुलना सब साथ में रहते थे, क्योंकि हम संगठन में नए थे तो बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन मिलना जुलना था। तो 7 दिन का प्रशिक्षण में हमें काफ़ी लाभ मिला और हमें लगा कि उस दिन उनका जो प्रभाव मेरे ऊपर था स्वामी जी का, हमको लगा कि जैसे ये सेवा करते हैं वैसे हम भी सेवा करें समाज में। ये चीज़ कुछ वहाँ तक मतलब हमको खींच करके वहाँ इस तरीके से हम योग में आए। और जब योग करना शुरू करते थे तो हमें दिमाग में बस एक ही चीज़ रहता था कि जैसे स्वामी जी करते हैं, ठीक है, योग तो वो भी करते हैं, कराते हैं, तो हम भी वैसे ही कराएं। बस उनका देख करके उनका वीडियो है, या फिर उनसे जब 20 साल में 2 बार हम लोग को बुलाते थे स्वामी जी, वहाँ पे प्रशिक्षण देते थे। तो उस प्रशिक्षण का काफ़ी लाभ उठाते हुए समाज में खूब बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लिए। मतलब कह सकते हैं कि एक प्रशिक्षण में हमने 200 300 लोगों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। तो शुरुआत आपकी वो 7 दिन के प्रशिक्षण से हुई। हाँ, जब आप हरिद्वार में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी हाँ, वही 7 दिन। उसके बाद क्या सोचा आपने? उसके बाद मेरे दिमाग में बस यही रहा कि जैसे निष्काम भाव से सब लोग काम कर रहे हैं, तो योग में बस एक ही चीज़ हमें लगा कि जब भी काम करेंगे तो निष्काम भाव से ही काम करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें हमने कभी कोई प्रोफेशन नहीं देखा कि हाँ इसमें हमें पैसा कमाना है, इसमें कुछ करना है, ऐसा कुछ कभी हमने लाइफ में सोचा भी नहीं। ठीक है, लेकिन आज आप देख सकते हैं योग एक ऐसा इंडस्ट्रीज़ बनता जा रहा है धीरे धीरे कि मतलब हर लोग को आज ज़रूरत है योग। पहले तो लोग कोई शौक़ से करते थे या कोई मजबूरी में करते थे, लेकिन आज लग रहा है कि समाज में हर व्यक्ति के लिए एक ज़रूरत है योग। जैसे हम लोगों ने बार बार क्लास में हम चर्चा करते हैं आहार विहार। ठीक है, आहार का मतलब हो गया भोजन, जो हम भोजन करते हैं, लेकिन ये विहार क्या, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। आहार के अलावा जो कुछ भी आप करते हैं, हो सकता है कि आप पैसे कमा रहे हो, शरीर के लिए आप सुबह सुबह तप कर रहे हो, शरीर के लिए आप स्वाध्याय, खुद के लिए स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, आहार के अलावा सब कुछ विहार होता है। आप कमाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब योग के अंतर्गत ही आता है। सब कुछ योग ही है मेरे हिसाब से। सबसे एक अहम सवाल है, योग का इतिहास कैसा रहा, कैसे शुरू हुआ योग? क्योंकि आज के नवयुवा जो हैं वो योग सिखा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद ही योग का इतिहास इतना अच्छी तरीके से पता होगा। शायद आपको पता है कि नहीं योग का इतिहास? जी, मैंने पढ़ा है और इन चीज़ों को तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। थोड़ा सा देखिए, योग का इतिहास कहा जाता है आज से 10,000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने कई सूत्रों में उन्होंने 196 या 198 सूत्र उनका है, जिसमें पूरे योग को उन्होंने बांध कर रखा। 196 सूत्र? हाँ, 196 सूत्र है, ऐसे ही लमसम है। उसमें कई 3-4 पाद है, समाधि पाद है, साधना पाद है और 1-2 पाद है, जो भी है। तो उसमें उन्होंने सूत्रों को बांध दिया योग को। तो उसको महर्षि व्यास ने अपने भाष्य में उसको लिखा, महर्षि व्यास ने योग सूत्र को
उसको व्याख्या किया। फिर और भी कई लोग आए, जैसे आज के डेट में अब आचार्य सत्यजीत आचार्य जी को ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि उसको हिंदी में भी उसको मतलब कि कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और आज हम देख रहे हैं कि योग जो है आपका 10,000 साल पहले जो था योग, वो थोड़ा सा आज डाइवर्ट है। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कि योग पूरा पहले जैसा नहीं। पहले क्या होता था ना, पहले गुरु शिष्य जो परंपरा होती थी उसमें यम नियम को फॉलो करने के लिए व्यक्ति को 1-2 साल तक छोड़ दिया जाता था। यम नियम क्या है? यम नियम जैसे कि यम में 5 भेद होते हैं। जैसे आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते हैं, किसी पे अत्याचार नहीं कर सकते हैं, व्यभिचार नहीं कर सकते हैं, है ना। नियम में जैसे हो गया कि आप समय से सोना जागना, समय से शौच जाना, है ना, स्वाध्याय करना, ये सब चीज़ नियम में आता है। तो 1-2 साल पहले व्यक्ति को, शिष्य को छोड़ दिया जाता था कि आप पहले यम को फॉलो करो, ठीक है। अगर किसी दिन आप हिंसा में पकड़ा गए, किसी चींटी को भी मारते पकड़े गए, तो फिर से आपको यम को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ पहले होता था। तो शिष्य को पता चलता था कि कई वर्षों तक यम नियम को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं डायरेक्ट आसन को ही पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको एक अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है, व्यायाम के रूप में देखा जा रहा है योग को। योग के एक एक्सरसाइज है या फिर डेली का अभ्यास है जीवन आचार्य बदलने के लिए, क्या लगता है? योग में देखिए जीवन के आचरण भी बदल, योग करने से अगर सही डायरेक्शन में अगर आप योग करते हैं तो जीवन में आचरण भी बदलेगा, सब कुछ बदल जाता है। बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, जो सब कुछ धीरे धीरे हटने लगता है। हमारे हिसाब से कह सकते हैं आपकी व्याधि वगैरह शरीर में जो आती है, बीमारियां आती है, वो ये सब हटाने के लिए योग एक बाई प्रोडक्ट का काम करता है कि साइड से आपका ये हट गया। लेकिन योग सिर्फ ये छोटा सा काम नहीं कर रहा है आपके शरीर में। आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में माइंड को, बॉडी को, सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो आप श्वास लेते हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है योग। ये चंद्र नाड़ी है, इधर सूर्य नाड़ी है, दोनों नाक है, लेकिन किसी एक नाक से ही व्यक्ति श्वास ले पाता है, ठीक है। लेकिन जब आप योग करते हैं तो प्राणायाम करते हैं तो ये दोनों नाक को चंद्र नाड़ी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हम लोग जानते हैं आज एलोपैथ के माध्यम से, दायां स्वर चल रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, बायां से चल रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। आमतौर पर जो लोग श्वास लेते हैं नाक के दोनों छिद्रों से, तो दोनों छिद्रों से श्वास लेते हैं। जो व्यक्ति योग करते हैं, जिस टाइम जैसे आप मान लिया जाए आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे जब आपका ध्यान एकत्रित होगा तो दोनों नाक अपने आप चलने लगता है। अब ऐसे नॉर्मल कोई एक नाक ही चल पाएगा। अच्छा, हमेशा। हाँ, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी क्या है? ये चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी क्या अंतर है? जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। अच्छा। जिसमें से 2-3 नाड़ियाँ प्रमुख होती है। अच्छा। और यही चीज़ पढ़ाया भी जाता है लोगों को। एक होता है सूर्य नाड़ी, एक होता है चंद्र नाड़ी, जिसको आप लोग एलोपैथ में बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। सुना है कि एक शीतल होता है, एक थोड़ा सा। हाँ, सही बात है। तो सूर्य नाड़ी जो होता है वो थोड़ा गर्म हुआ, चंद्र नाड़ी जो हुआ वो शीतल हो गया। सूर्य नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सूर्य मतलब वो गर्म और चंद्र का मतलब हो गया शीतल। तो जैसे आपका मान लिया जाए सूर्य नाड़ी चल रहा है तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। हाँ, ये लगातार, लेकिन यही भगवान इसको बैलेंस बना के दिया। अगर 1 घंटा आपका सूर्य नाड़ी चलेगा तो 1 घंटा आपका चंद्र नाड़ी चलेगा। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, 6 घंटा ये चला तो 6 घंटा ये चला। अगर दोनों आपका बैलेंस नहीं चलेगा तो आप बीमार पड़ने लगेंगे। समझ गए? तो इसमें एक चीज़ क्या होता है कि जैसे आप श्वास लेते हैं, ठीक है, तो आप योग के माध्यम, जैसे प्राणायाम के माध्यम से दोनों स्वर को चलाते हैं हम लोग, तो दोनों बैलेंस हो जाता है। अब बैलेंस हो जाने से क्या होगा ना, दिन भर आप थोड़ा सा अच्छे महसूस करेंगे। ये है लाभ। एक और सवाल ये है कि क्या योग से रोग दूर होता है? आपको तो पहले ही बताया, योग से रोग तो बाई प्रोडक्ट, ये आसानी से चला जाता है रोग। कुछ रोग हैं जो काफ़ी मतलब एक तो पहले आप सुनते होंगे बार बार सिम्टमेटिक लक्षण जो होता है ना, सिम्टम, जैसे आज बोले सर्दी हो गया है ना, फिर आप बोलें कि सर में दर्द हो गया है, ये सिम्टम है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछेगा पहले, भाई बताओ क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो आपने सारा सिम्टम बताया कि सर में भी दर्द हो रहा है, आँख में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा पेट में भी दर्द हो रहा है। आप वो लक्षण नोट करते जा रहा, सारा सिम्टम नोट करने के बाद वो डॉक्टर क्या करेंगे, वो दवाई लिखेंगे। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम जो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करता ही नहीं है, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करता है। मतलब ये पूरे सिस्टम को ठीक करता है। कोई अगर डायबिटीज़ से पेशेंट है, थायराइड से पेशेंट है, परेशान है, पीड़ित है, तो क्या उसका इलाज कुछ दवाई खाने के बाद योग करने से इलाज संभव है, या फिर जो नहीं है उसको बचाया जा सकता है, बच सकता है योग करने से? जी बिल्कुल बच सकता है।
आपके इसमें दोनों तरफ से सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, कहा जाता है योग और आयुर्वेद का संगम अगर मिल जाए सही से तो किसी भी रोग को समाप्त करने में काफ़ी कारगर है। आप थोड़ा सा, आयुर्वेद का मतलब हो गया आयु का ज्ञान, आयुर्वेद, वेद का मतलब हो गया ज्ञान, आयुर्वेद आयु का ज्ञान। तो आयु का ज्ञान में कुछ नहीं, जो भी आप नॉर्मल चीज़ जैसे कुछ भी आप खाते पीते हैं तो वो सब कैसे आपके शरीर में काम कर रहा, थोड़ा सा जानना है। जैसे अब हम देख रहे हैं, अब डायबिटीज़ के लिए तो अब आयुर्वेद में बहुत सारा रिसर्च हो गया, बहुत सारी मेडिसिन आ गया आयुर्वेद में, ठीक है। लेकिन योग और आयुर्वेद दोनों अगर मिल जाए तो किसी भी व्याधि को ख़त्म करने के लिए 100% कारगर, हाँ हाँ बिल्कुल काम करेगी। बाकी आप बचना चाहते हैं किसी बीमारी से तो योग निरंतर करते रहिए, आप बचे रहिएगा, नहीं ना। योग अगर आप करते हैं तो बीमारी, मेरे हिसाब से देखिए, ऐसा नहीं कि बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी, वो आएगी, लेकिन आपके शरीर का इम्यूनिटी सेल बढ़ा रहेगा, समझ गए। जैसे आप योग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, बिना यस योगा एक होता है, मतलब स्ट्रेचिंग वाला योगा होता है, उसमें हम करवाते हैं अपने क्लास में। उसमें होता क्या है, विन्यास योगा में जब आप करते हैं तो मसल्स जो है आपका खूब उसमें स्ट्रेचिंग होता है, फैलता है। हिप को ओपन करते हैं, है ना, कंधे को ओपन किए, बॉडी के स्पाइन को ओपन किए, उसको स्पाइन को लंबा करवाए। तो उसमें होता क्या है, करते करते जो आपके बॉडी में टी सेल है, टी सेल का मतलब जो होता है कि जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी सेल को मजबूत करता है, वो टी सेल आपका मजबूत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाँ, टी सेल आपके इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। ऐसे आप अगर WHO का आप देखेंगे, उसमें साफ स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो परिभाषा उन्होंने बताया है, उसमें पहले तो 2-3 चीज़ों को उन्होंने पहले रखा था कि व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, स्वस्थ है वो, लेकिन फिर उन्होंने कुछ 2 शब्दों को और ऐड किया, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। ये बहुत बड़ी शब्द उन्होंने लिख दी, ये हम नहीं, ये WHO ने लिखा था। सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है, वो व्यक्ति स्वस्थ कहला सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन आध्यात्मिक, हाँ, ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान का मतलब अपना ज्ञान होना चाहिए, अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए, अपने इर्द गिर्द को क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं, है ना, आपका सोना जगना उठना बैठना किस तरीके का है, लाइफ स्टाइल जो आपका चेंज होते जा रहा है, जिसके वजह से व्याधियाँ बढ़ रही है समाज में, उस चीज़ को समझना है। तो इन्होंने WHO ने पहले उन्होंने लिख दिया स्वस्थ व्यक्ति का परिभाषा। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बना है जो चारों स्तर पे आपको खिला के स्वस्थ किया जा सके, इसलिए आपको तो योग में आना ही आना है। अच्छा, एक और सवाल है कि चक्र होते हैं शरीर में, 7 चक्र होते हैं, सातों चक्र का क्या काम है? चक्र देखिए, सिर्फ 7 चक्र ही नहीं होते हैं। अच्छा। चक्रों की संख्या बहुत है, लेकिन 7 जो है वो मुख्य चक्र है। चक्रों की संख्या जैसे आपका आप नीचे से स्टार्ट करते हैं तो नीचे आपका होगा मूलाधार चक्र, कमर से नीचे। मूलाधार चक्र से जैसे ही ऊपर आएंगे, नाभि के पास आएंगे, तो इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, इसको बोलते हैं नाभि चक्र। नाभि से जैसे आप ऊपर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अनाहत चक्र आता है हृदय के पास, अनाहत चक्र। यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है विशुद्धि चक्र, गले के पास। विशुद्धि चक्र से जैसे आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका आज्ञा चक्र, है ना। आज्ञा चक्र से बाद फिर आप आएगा आपका सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे करके आपका लगभग 7 चक्र है जो चक्रों की, ये जो काम करता है ना चक्र आपके शरीर में, ये प्राण के माध्यम से काम करता है। प्राण, जैसे इसमें भी आपको प्राण को जानना होगा। प्राण जैसे कि हमारे शरीर में मुख्यतः 5 प्राण हैं, उदान है, प्राण है, समान है, अपान है, व्यान है। अब समझिए इसको करना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्राण को समझना होगा। कंठ से लेके जो ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं उदान प्राण, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राण होता है इसको बोलते हैं प्राण। यहाँ से लेके नीचे नाभि तक होता है जिसको बोलते हैं समान प्राण। नाभि से नीचे जो होता है उसको बोलते हैं अपान प्राण, ठीक है। और जो पूरे शरीर में जो प्राण घूम रहा है उसको बोलते हैं व्यान। अब समझिए कि नाभि से नीचे अपान, समझ गए ना। हमारा चक्र क्या है? मूलाधार, नीचे मूलाधार, प्राण क्या है? अपान। जहाँ जहाँ प्राणों की कमी होगी, जैसे आपने श्वास लिया, श्वास तो अंदर चला गया, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि श्वास भीतर गया, ठीक है। लेकिन भीतर जाके वो कर क्या रहा है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हो पाती है। अब जैसे ही श्वास भीतर गया वो प्राण में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। वो प्राण अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उदान में जाएगा, प्राण में जाएगा, समान में जाएगा, अपान में जाएगा, व्यान में जाएगा। सब प्राण को डिस्ट्रीब्यूट करके आपके शरीर को हील करना शुरू करेगा, व्याधि को, बीमारी को हटाना शुरू करेगा। तो यहाँ से जैसे हर एक इंसान का ये सारा चक्र एक्टिव होता है या फिर किसी का निष्क्रिय भी होता होगा? ऐसा नहीं, निष्क्रिय कहने का मतलब इसको तो जगाना पड़ेगा, जगाना चक्रों को। नॉर्मल इंसान का नहीं जागा रहता। नहीं, जागता है। देखिए इसमें एक आपका एक वो बोलते हैं
क्रिलियन फोटोग्राफी एक होता है, समझ गए, जो बॉडी का ऑरा को मापा जाता है। हाँ, ऑरा को मापा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो आपका ऑरा हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को हो सकता है आपसे ज़्यादा हो, किसी और व्यक्ति का ऑरा नापते तो उससे और ज़्यादा हो, समझ गए। लेकिन देखा जाता है कि जनरली जो व्यक्ति योग करते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति नेचर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति का ऑरा बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी का ऑरा पता ही नहीं चलता है कि कहाँ तक है इसका, समझ गए। तो इस अभी योग और नेचर के साथ जुड़ने पे ये चीज़ फैलता है, ऑरा फैलता है आपका। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं चक्र जो है ना आपका, वो तो किसी का जागता है, जगाना पड़ता है, खूब मेहनत। अभी अगर नहीं हाँ, जागा रहा तो किसी का नहीं खोलने ऐसा से नहीं है, चक्र चक्र जागा तो नहीं हम रहा। जागा ही रहता है, लेकिन किसी का अब 1%, 2%, हाँ, वो 3%, चीज़। ज़्यादा भी उम्मीद नहीं कर सकते हमारा 90%, 100% चक्र जागेगा, ऐसा नहीं है। अगर जाग गया तो अब जागेगा तो भाई महापुरुष हो जाएगा वो, अच्छा, वो महामानव हो जाएगा। अच्छा, मानव नहीं, महामानव हो जाएगा फिर, ये चीज़ है। तो जगाने का प्रोसेस भी होता होगा। जगाने का भी प्रोसेस है ना। तो उस लेवल तक अभी हम लोग भी नहीं है। हम लोग तो एक ही, अभी बोलिए उम्र भी बहुत कम है, यूथ हैं, जितना जानकारी है प्रयास करते हैं हर दिन स्वाध्याय करने का, कुछ अच्छा जानकारी हो और लोगों तक पहुंचाएं। आखिरी सवाल, मेडिटेशन कई तरह के होते हैं शायद, हाँ, कितने मेडिटेशन, तरह के होते हैं? मेडिटेशन में कई लोग, जैसे होता क्या है कि एक आप होता है कि श्वास पर ध्यान हाँ, केंद्रित करना, और एक होता है कि एक बिंदु बना देना दीवार पर, उस पर ध्यान केंद्रित करना, मोमबत्ती पर ध्यान केंद्रित करना, और एक होता है कि आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित करना, एक होता है कि बीती चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना। तो अलग अलग तरह का क्या क्या होता है ज़रा देखिए, इसमें आप देखेंगे भगवान बुद्ध भी हमारे जो थे, उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की तो उन्होंने श्वास पे ही ध्यान लगा के किया था, जिसको आज हम लोग जानते हैं विपासना योगा करके। हाँ, भगवान बुद्ध जो अपने शिष्यों को बताते थे कि श्वास पे ही ध्यान लगाओ, आती जाती श्वास को देखो, तो एक तरीके का ध्यान हो गया विपासना योगा। कुछ लोगों का मानना होता है कि ऐसे आप एक कैंडल जला दे और कैंडल को बस लॉ को देखते रहे, रूम बंद करते हैं, अंधेरा करते, देखते रहे, बस कैंडल को लॉ को देखते रहे, तो देखते रहें, ठीक है। देखते रहने से भी एक वो ध्यान लगा कि हाँ भाई एक लॉ को देख रहे हैं, तो वही आपका दिमाग शांत वहीं पे रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान के लिए, जैसे कोई आवाज़ पे ध्यान लगा रहा है, ठीक है। कई लोग के क्या करते हैं कि मन में आंख बंद कर लिए, कोई एक बिंदु बना लिए, उसके थ्रू अपना ध्यान पे जा रहे हैं, घंटों घंटे उसमें लगे हुए हैं, तो वो भी एक ध्यान का एक अलग अलग माध्यम है। और मेडिटेशन शरीर में आप जैसे भी काम करते हैं, मेडिटेशन थोड़ा बहुत अगर 10-15 मिनट डेली कर लेते हैं तो बहुत अद्भुत लाभ होता है शरीर में। हाँ, मन आपका बहुत शांत रहता है। दूसरी चीज़ है कि आपका शरीर एक्टिव रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ जैसे कि आपका निर्णय लेना, डिसीजन लेना, ये सब चीज़ में आपका इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा मेडिटेशन से, ये चीज़ होता है। हमारे व्यूवर्स से क्या करना चाहेंगे? योग करें, निरोग रहें, क्या बोलेंगे लोगों से? आज हमारे बोलने से तो नहीं, आज तो सबका मजबूरी हो चुका है योग करना, इसलिए हम कोरोना को सबसे लेकर के। कोरोना के लेकर के, और भी आने वाले समय बहुत सारा ऐसा रोग आएगा जो अब रुकने वाला ये चीज़ नहीं है। इसलिए योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, ये 100% गारंटी है। बीमारियां आएगी, आप पे वायरस अटैक करेगा, ऐसा नहीं कि आप पे नहीं करेगा, आप योग करेंगे तो भी करेगा, लेकिन वो वायरस आपके भीतर हो सकता है सेकंडों में मारा जाए, हो सकता है घंटों में मारा जाए, हो सकता है 2 घंटे में मारा जाए, लेकिन वो मारा जाएगा। अगर आप योग नहीं करेंगे तो टी सेल ना काम करके बी सेल काम करेगा, आपके बॉडी में एक एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाने में हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, 6 महीना लग, ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं तो आप लड़ेगा नहीं, बॉडी लड़ेगा, टी सेल नहीं काम करेगा, बी सेल काम करेगा, तो बी सेल से लड़ेगा। बी सेल अगर आपका बॉडी में लड़ेगा तो समय लगेगा शरीर को ठीक करने में। आप योग करेंगे तो हो सकता है घंटों में ठीक हो सकता है, 1 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, 2 दिन में भी ठीक हो सकते हैं। तो ये थे कृष्ण कुमार जी जो बता रहे थे योग करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप दिन में कुछ वक्त निकाल करके योग करते हैं तो हकीकत जानिए, कृष्ण कुमार जी खुद बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। खुद भी योग करें और लोगों को भी योग करने के लिए